हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें की बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस की। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे अपनी एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस की तरफ। न्यूट्रल वाले को हमने डिटेल में देखा था। बाद में इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट की स्टीरियो किसमें कितनी बनेगी और कैसे बनेगी, किसमें इन्वर्जन होगा, किसमें रिटेंशन वगैरह होगा। ठीक है, तो एक बार यहां पर से शुरुआत करते हैं। अपने एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा था जहां पर हमने डिस्कस किया था कोबाल्ट, और ये आपका होमवर्क था। कोबाल्ट के साथ में है ये X5, कोई भी लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहां पर न्यूट्रल लिगेंड रखना है, कोई भी न्यूट्रल लिगेंड है। X मतलब हैलाइड नहीं है। ठीक है, यहां पर से Cl था जो कि चार्ज है, निगेटिवली चार्ज, और इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस एक्स चार्ज है, जनरली +2 होगा। ठीक है, यहां पर से आपने Y को डाला है, यहां पर से रेट बताना, मतलब इसमें आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिखानी है। यहां पर कौन कौन से किसके किसके साथ दिखानी है, तो जो आपका X हो सकता है यहां पर से एक बार क्या हो सकता है, यहां पर NH3 हो सकता है, ये जो है। ठीक है, यहां पर तो दूसरा आपको एमिडो ग्रुप दिया गया था, तीसरा यहां पर आपको साइनाइड दिया गया था, और चौथा यहां कार्बोनिल दिया गया था। कुछ यहां पर इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था फास्टेस्ट रेट बता दीजिए वगैरह। इसका आपको मैंने क्लू भी दे दिया था कि जो रेट होती है न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस की, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाई डोनर टाइप के स्पीसीज की, और इनवर्स रिलेशन रखती है पाई एक्सेप्टर टाइप की। ये हमारा बेसिक फंडा था, इसको मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट लेक्चर में बताई भी जा चुकी है कि ऐसा क्यों होता है इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। बस अगर आप इतना देख रहे थे, अब आपको ग्रुप पहचानना आना चाहिए था। यहां पर से अगर आप देखोगे, ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और साथ में लोन पेयर है, ये कैसा बिहेव करता है, याद करिए, OH हो या आपका OR ग्रुप हो, और यहां पर NH2 टाइप का या NR2 टाइप के जितने भी ग्रुप है कैसे बिहेव करते हैं, एज ए पाई डोनर। आपको LFT में बता रखा हूं मैं कि कैसे लिगेंड पाई डोनर बिहेव करते हैं, कौन से पाई एक्सेप्टर टाइप के वगैरह। तो यहां पर से ये हो गया। अमोनिया के लिए देखोगे तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और लेविस बेस की जो कंडीशन होती सिंपल सिर्फ उसी को फॉलो करता है, तो इसे हम कहते हैं सिग्मा डोनर ओनली वर्ड, क्योंकि सिग्मा डोनर तो ये भी है लेकिन एज वेल एज पाई डोनर है, तो इसको स्पेशली पाई डोनर कहते हो। यहां सिग्मा डोनर ओनली है। फिर जब बात आती है साइनाइड की हो या CO की हो, ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, ये पाई एक्सेप्टर होते हैं। तो अब यहां पर से ये तो कंफर्म हो गया है कि फास्टेस्ट रेट अगर हमसे पूछता तो हमारे पास कौन सा, अगर आपको याद हो, मैंने इसको A नेम दे रखा था, इसको B दे रखा था, इसको C दे रखा था, इसको D। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ऑर्डर ऑफ रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेट या ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे फास्टर किस में देखने को मिलेगी, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई डोनर वाला। तो यहां पर से हो जाएगा NH2, ठीक है, माइनस, या इसी को हम B कह सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर पाई डोनर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पाई एक्सेप्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस सिग्मा डोनर को हमने कहीं ना कहीं एज ए स्टैंडर्ड मान लिया। जैसे आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखते हो, यहां पर से हाइड्रोजन वाले के ऊपर वालों का हम कहते हैं इनका ऑक्सीडेशन, किसी भी एक सीरीज में, चाहे आप उसमें ऑक्सीडेशन के बिहाफ पे लगाते हो रिडक्शन के, लेकिन अगर इसके ऊपर देखोगे तो किसी का, इन वालों का इस बैरियर से इसका ज्यादा होगा और इसके रिस्पेक्ट में इन वालों का कम होगा। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो ये सिग्मा डोनर वाला इन दोनों के, मतलब पाई एक्सेप्टर से तो ज्यादा है, क्योंकि ये तो डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे समझिए जैसे आपने कैटालिस्ट पढ़ा है। ठीक है, कैटालिस्ट पढ़ते हो, कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट की, रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। वो हो सकता है इंक्रीज भी कर रहे हो सकता है डिक्रीज कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम में हम इंक्रीज वाला ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई जो है जिनको आप पॉइजन टाइप का बोल देते हो, जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर दे, ठीक है, और ये वाला रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, तो इसके मतलब क्या है कि जो कैटालिस्ट जो इंक्रीज कर रहे हैं रेट, ये तो फास्टेस्ट रेट दे देंगे, और जो डिक्रीज कर रहे हैं वो सबसे स्लोएस्ट देंगे। लेकिन वो वाले तो नॉर्मल केस हो जाएंगे जिनमें कैटालिस्ट का यूज ही नहीं हो रहा, भले ही वो ना ही रेट को इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज वाले तो फास्ट हो जाएगी और इंक्रीज वाले से स्लो। तो इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अमोनिया वाला कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा, जिसमें से आपका ऑप्शन ए है। अब बात आती है, दोनों ही पाई एक्सेप्टर हैं। अब यहां पर से कैसे डिसाइड करें सर, तो आपको पता होना चाहिए, और हर बार हम लोग बोलते हैं CN के कंपैरिजन में जो CO है वो हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है। तो यहां पर से CN हो जाएगा और यहां पर CO हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर हो जाएगा। ये आपका C हो जाएगा और ये D है। इसका यहां पर लिख लेना, बिकॉज
बेटर पाई एक्सेप्टर देन साइनाइड, बेटर पाई एक्सेप्टर देन साइनाइड। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस लेक्चर का था। यहां तक की चीजें एक बार क्लियर हो गई हो तो बता दीजिए। 1 मिनट में आपका क्वेरी देख लेता हूं। चलिए, ओके, BADC थोड़ा सा गलत हो गया सोनम, BACD राज का सही है, BACD पूजा आपका भी सही है। चलिए, BADC थोड़ा सा गलत है भाई, जिन्होंने डी पहले कर दिया वो अपना करेक्ट कर लेना, बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर से क्या है आपका, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है, इसलिए ये देखने को मिलेगा। यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं तो एक और यहां पर से, वैसे हमने वो ऑलरेडी क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, उसी के बिहाफ पर यहां पर से सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा है, ये अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो आपके इस टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कर देंगे। देखिए, यहां पर से थोड़ा सा इनको इनहेंस करना, मतलब चेंज करना है। यहां पर से कुछ चीजें चेंज होंगी। यहां पर से x को एक बार माना गया है, x को एक बार माना गया है अमोनिया, ठीक है, एक बार माना गया है NHR2 प्राइमरी अमीन, दूसरी बार सेकेंडरी अमीन और एक बार टर्शियरी अमीन। अब आपको बता देना है इसके करस्पॉन्डिंग K1 रेट आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग K2 रेट आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग K3 रेट आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग K4। मैक्सिमम रेट किसमें मिलेगी फिर से एक बार बता दीजिए। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ये सिंपल आपका क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है, यहां पर वाटर लिखना भूल गया, तो यहां पर सिंपल बेसिक हाइड्रोलिसिस, सॉरी न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल में जितनी ज्यादा हमारा हिंड्रेंस होगी उतना बेटर वहां पे रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर से अगर आप अमोनिया की बात करते हो तो अमोनिया में क्या है, कहीं ना कहीं कोई बेसिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो है नहीं, सारा केस नॉर्मल वाला है। तो यहां पर जितना हिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आर ग्रुप कितना भी छोटा हो वो बल्कियर ही होगा। तो ध्यान से देखो, इन चारों में सबसे ज्यादा बल्कियर ग्रुप कौन सा होगा, सिंपल सी बात है NR3 वाला हो जाएगा। तो यहां पर से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो रेट थी हमारी, रेट की हम लोग जो बात कर रहे थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, स्टेरिक हिंड्रेंस के। जैसे जैसे रेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपको रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप बेटर तरीके से देखने को मिलेगा। ये रेट स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। तो यहां पर से देखेंगे NR3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका NHR2 की होगी, फिर आपका NH2R की हो जाएगी, मतलब प्राइमरी अमीन, और सबसे लीस्ट अमोनिया की। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, DCBA ऑर्डर आपका कुछ ऐसे फॉलो होगा, ठीक है, रेट का ऑर्डर, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस का ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि आज के ही लेक्चर में इसका ही क्वेश्चन दूंगा और आप मोस्टली कई बच्चे गलत करेंगे। फिर से देख लो, पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बल्की हो रहा है उसका फास्टेस्ट रेट आ रहा है एज कंपेयर टू लेस बल्की वाले। जैसे जैसे बल्कीनेस घटा रहे वैसे वैसे हाइड्रोलिसिस, सिंपल सी बात है, हमारा याद नहीं, डिसोसिएशन की 2 दिन की क्लास नहीं हुई तो भूल गए। यहां पर से ये सिस्टम होता था कुछ ऐसे, ये लीव करना है बस, कोई भी कंडीशन किसी भी तरीके से इस मेटल और लीविंग ग्रुप, एक्स ग्रुप या लीविंग ग्रुप जो भी है उसके बॉन्ड को जो भी वीक कर रहा है वो रेट स्लो कर रहा है, सॉरी जो भी वीक कर रहा है वो रेट को इनहांस कर रहा है, और जो भी इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है वो रेट को स्लो कर रहा है। बस आपको इतना पैटर्न याद रखना है खाली। चलिए नेक्स्ट यहां पर से अगर हम बात करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत जो है वो होगी हमारी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसा कि प्रीवियसली लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस जहां पे देखी है, ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, आपसे बताया था कि हाइड्रोलिसिस कैसे वर्क करती है, ठीक है। उसी बिहाफ पर हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहीं नहीं, आपको छोटे मोटे आइडिया दे दिए थे। ओके, K4 को F3, K2 K1, ओके सुप्रिया, सोनम, राज, ओके, सही आंसर, सिर्फ इतने ही बच्चे आंसर किए, कोई नहीं, ठीक है। चलिए, जब आप बात होती है एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेना, ठीक है।
कंडीशन क्या है देख लीजिएगा, और कंडीशन दोनों फॉलो होनी चाहिए। सबसे प्राइमरी कंडीशन, या प्राइमरी तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहां पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई अगर नाम एसिडिक हाइड्रोलिसिस है मतलब वहां पर कहीं ना कहीं लोअर पीएच का होना कंपलसरी है, या ये कह लो H+ का होना प्रेजेंट, H+ मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। H+ प्रेजेंट होगा तो लोअर पीएच ही होगा, ठीक है। वहां पर क्या है आपका प्रोटोनेशन गिवन होना चाहिए। सेकेंडरी चीज क्या है, प्रोटोनेशन के साथ साथ वहां पर आपके पास कैसा ग्रुप होना चाहिए, प्रोटॉन को चीलेट करने के लिए, प्रोटॉन को अटैच करने के लिए वहां पे ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर बियरिंग ग्रुप और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज लाइक पाई डोनर वाले टाइप के, ठीक है, पाई डोनर वाले टाइप के। कहने का यहां क्या मतलब है, हमारे पास लोन पेयर बियरिंग कौन से, जैसे आपके पास हेलोजन्स है, ठीक है, हेलोजन्स आफ्टर बॉन्डिंग कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहां पर से Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब की बात होगी। या आपके पास कौन सा ग्रुप हो जाए, जैसे आपके पास NH2 निगेटिव ग्रुप हो जाए, या हो सकता है OH निगेटिव हो जाए, इस तरह के ग्रुप, ठीक है, OR निगेटिव हो जाए, या आपके पास Nr2 निगेटिव हो जाए, इस तरह। ध्यान से देखिएगा, जिनमें मैं बना नहीं रहा हूं, जैसे ये है, इसके पास एडिशनल एक लोन पेयर जरूर है। अब ध्यान से सुनिएगा, MOT आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहां पे मैं ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ OH पे एक ही लोन पेयर कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम निगेटिव चार्ज, क्योंकि जो डोनर एबिलिटी है आपको मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। वाटर के केस में दो लोन पेयर बिल्कुल सेम जगह पे होते, मतलब सेम नहीं होते, नॉन डिजेनरेट होते हैं। एक यहां पर लाई करता है कहीं, एक यहां पर, ये भी NBMO ये भी NBO NBMO, और दो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो ये बन गए। उसके बाद जो ये वाला लोन पेयर है एक जगह दिखाते हैं, ये वाला एक जगह, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट दिखाते, कहीं भी दिखा लो आपका मन। बस आपको ये समझना है कि अपार्ट फ्रॉम दो लोन पेयर जो है उसमें से सिर्फ एक की ही डोनेशन होती है जो हाई एनर्जी में होता है, इसी को हम होमो बोल देते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी लो लाइंग एनर्जी ऑफ दिस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी डोनेशन कभी भी नहीं कराते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करोगे यहां पर से, तो इसके ऊपर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन है दो लोन पेयर। अब इसमें आप ध्यान से देख लो, वाटर का कोई केस नहीं लिखा है। हर बार आपको मैं बोलता हूं H2O, मान लीजिए यहां पर H2O है, कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, और यहां पर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम लगा था, इसे लीव कराना है तो H+ की प्रेजेंस में सर इसने एक लोन पेयर ही तो डोनेट किया, दूसरा नॉन बॉन्डिंग तो यहां है, इसके साथ का इसके चिलेशन का हम खेल नहीं देखते हैं। बिकॉज हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर का एक ही लोन पेयर जो है वही सारा खेल करता रहता है, डोनेशन का, एक्सेप्टेंस का, जो भी है। जैसे आप वाटर को कैसे कंसीडर कर सकते हो, एज ए अमोनिया। जैसे अमोनिया में एक लोन पेयर देने के बाद उसकी कोई टेंडेंसी नहीं रह जाती, इसमें दिखता है तो आप परेशान होते रहते हो, लेकिन एमओटी अगर आपको याद होगी तो याद रखना इसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। इट विल बिहेव लाइक अमोनिया, सिग्मा डोनर ओनली। यहां इसका प्रेजेंस होना ना होना बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए आप देखते हो वाटर है तो यहां पर से ये H+ लेके आपका हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये फर्दर चिलेशन या फर्दर H+ से नहीं जुड़ता है। ये सारी बातें हैं, यहां तक की बेसिक बात है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, सबसे बड़ी बात, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हो तो एसिड का होना ही सबसे कंपलसरी बात है। और अब अगर एसिड प्रेजेंट है लेकिन एसिड किसके ऊपर इंपैक्ट करे वो चीज यहां पर नहीं होगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको दो कंडीशंस याद रखनी है। अब यहां पर से एक और बढ़िया और मस्त चीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट मार के, ऑलरेडी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस आर फास्टर देन न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। मैंने रीजन भी बताया था और क्यों होता है अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा डिटेल में। यहां पे लिख देना एसिडिक हाइड्रो, इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लेके आए हैं, जो आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस आर ऑलवेज फास्टर देन न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये रहा,
ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आप मार कर लेना। अब यहां पर से जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कोई भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जो हर बार ले रहे हैं, कोबाल्ट अमोनिया वही ले लेंगे, ठीक है, कोबाल्ट अमोनिया ये रहा। यहां पर भी अमोनिया ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से हम लीविंग ग्रुप फ्लोरीन ले, ठीक है, H+ है और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर H+ ना होता तो वो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस हो जाता। देखो अब बच्चे यहां पर से समझो, अगर ये हमारा कैसा है, यहां पर एसिडिक सिस्टम प्रेजेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमको पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नाम सुना है आपने, तो यहां पर से ये क्या करने लगता है, ये जो H+ आप यहां पर से कंसीडर किए हुए हैं, यहां पर इसके पास क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। लोन पेयर्स प्रेजेंट होगा तो आपने पढ़ा होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है इन जनरल, वो हम लोग किसमें देखते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, या कह लो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेल्टा नेगेटिव बन जाता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, वो इस पॉजिटिव पार्ट को डोनेट करने लगता है, कहीं ना कहीं ये सब पढ़ा होगा। तो आप एक बात बताओ, मैंने उस दिन भी बताया था, फिर से कह रहा हूं, जैसे कार्बन का आप SN2 रिएक्शन पढ़ते हो, वहां पर क्या देखते हो, यहां पर से ये X लीविंग ग्रुप है, पीछे से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाता है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हो जहां पर कार्बन को एक कहीं ना कहीं पेंटा कोऑर्डिनेटेड टाइप में दिखाते हो, पेंटा कोऑर्डिनेटेड नहीं, उस टाइप में दिखाते हो जहां पर 3 बॉन्ड प्लेनर में डॉटेड डॉटेड पूरा वहां पर वैलेंसी दिखा देते हो 2। जो लीविंग ग्रुप होता है, इसका मतलब अगर आप ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो कुछ आप ऐसे बना लेते हो, देखो यहां पर से कुछ ऐसे बना लेते हो, यहां पर से डॉट 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 एक्स और यहां पर से डॉट 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 ये न्यूक्लियोफाइल जो लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफ्यूज और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, इन दोनों के बीच में मतलब ओवरऑल एक तरह से देखोगे 50% ये बचता है, 50% ये, 100 ये 100 ये 100 ये, और ओवरऑल अभी भी 400% है, मतलब कहीं ना कहीं 4 बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो यहां पर से इसका बताने का मतलब है, अगर फ्लोरीन इधर अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना शुरू कर देगा तो प्रीवियसली प्रेजेंट बॉन्ड वीक होने लगेंगे। समझ में आया? अगर ये जितना ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी ना, तो वैसे ही इसके ऑलरेडी फॉर्म्ड जो प्रीवियसली फॉर्म्ड बॉन्ड है, ये क्या होने लगेंगे, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा या स्टार्ट वीकनिंग होने लगेगा। अब अगले स्टेज में क्या होगा, देखो अगले स्टेज में जैसे ही ये होगा, यहां पर से हमारा आप अगर देखोगे तो ये बॉन्ड यहां पर से वीक करेगा, और अगले ही स्टेज में यहां पर से हमारा कुछ ये हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, ये लीव कर गया, डिपार्ट कर गया, यहां से -HF निकल गया मान लो, और यहां पर से हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। क्या रह गया, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट रह गया। जैसे ही ये रह गया, अगले ही स्टेज में क्या होगा, यहां पर से आपने जो भी हाइड्रोलिसिस, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहे हैं तो जुड़ेगा, तो OH यहां जोड़ेंगे, यहां पर से हम OH को तुरंत जोड़ देंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा विद रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी विद रिटेंशन ऑफ स्टीरियो। यहां पर से आपका OH आके जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है बेसिक? बस जैम में जितना है वो ऑलरेडी हो गया, इतना डिटेल में नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब रेट कंपैरिजन का मतलब कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो बस एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या है और ये लाइन पता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट क्या होता है वो पता होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही जो ऐसे करके स्लाइड बनवाई थी, यहां पर मैंने ऐसे दिखाया था, न्यूट्रल, यहां पर एसिडिक, यहां पर बेसिक। तो यहां पर मैंने 5 पॉइंट्स लिखाए थे। सबसे पहले कि यहां पर डिसोसिएटिव होती, ये भी डिसोसिएटिव, ये भी डिसोसिएटिव, फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, यहां पर SN1, ये भी SN1, और ये वाली आपको SNCB मैकेनिज्म के थ्रू जाते दिखती है। फिर यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट मिलता है। और वहां पर एक और पॉइंट कुछ लिखवाया था, जो कि क्योंकि टोटल 5 पॉइंट यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है, 4 पॉइंट मैंने अभी खुद ही बोल दिए, तो इतनी चीजों का आपको पता होना चाहिए था। हाँ, इंटरमीडिएट की बात थी, इंटरमीडिएट इसी पीछे वाले में, यहां पर 5वां पॉइंट क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो यहां स्क्वायर पिरामिडल बनता है, यहां भी स्क्वायर पिरामिडल बनता है। यहां पे बनता स्क्वायर पिरामिडल जो एक्चुअल सबसे पहले स्टेज में बनेगा ना, अभी बेसिक हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो बनता स्क्वायर पिरामिडल है, वो बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल आइसोमेराइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, TBP। मतलब अगर हमसे पूछेगा बेसिक में क्या बनेगा तो आंसर TBP। एसिडिक और न्यूट्रल में अगर आपसे पूछेगा तो क्या बनेगा, वो आपका स्क्वायर पिरामिडल वाला केस होता है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। ये अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसमें
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाई। ये रहा, ठीक है। यहां पर से अब हर बार की तरह जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हर बार की तरह बात करते हैं, वैसे ही यहां पर होगा कि मेटल और हेलोजन के बॉन्ड का टूटना, मेटल और हेलोजन के बॉन्ड का ही टूटना हमारा आरडीएस स्टेप होगा। तो यहां पर से हमारा ये बॉन्ड यहां टूट रहा है, ये बॉन्ड लिख लेना शॉर्ट में थोड़ा सा, है ना, स्टार्ट्स फॉर्मिंग बॉन्ड ब्रैकेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड कैसा होने लगेगा, स्टार्ट ब्रेकिंग बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस आर ऑलवेज फास्टर देन न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, रीजन क्या है आपके स्क्रीन पे आप समझ में आ गया। देखो अगर ये H+ छुपा लूं तो पूरी हाइड्रोलिसिस कैसी हो गई, नॉर्मल टाइप की हो गई। तो ध्यान से देखो H+ के आने से हुआ क्या है, कहीं ना कहीं ये जो MX बॉन्ड है ये वीक हुआ है, और अगर ये वीक हुआ है तो रिएक्शन फास्टर जाएगी, क्योंकि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ रहे हो। जितना आसानी से मेटल हेलोजन बॉन्ड या मेटल लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा उतनी बेटर या उतनी फास्ट रेट आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा, यही हमारा स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा, बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप, और स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, बिकॉज रेट जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फिर से स्ट्रेंथ ऑफ MX बॉन्ड, सॉरी इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट नहीं इनवर्स रिलेशन रखता है इसके साथ। तो यहां पर से साफ साफ दिख रहा है कि हमारा रेट इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया। अगर आप इसको रेट K1 के थ्रू मानोगे तो यहां पर से क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू K1 और कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरी चीजें हैं वो क्या है, एक्सेस में है, चाहे वाटर हो और चाहे वहां पर H+ हो, वो दोनों ही क्या है आपको पता है एक्सेस में है, तो उनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग आपको कैसा ऑर्डर दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स के ही इसके उस पर है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर से ये ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, ये SN1 टाइप की हो जाएगी, SN1, और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, और SN1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, और रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट। अब याद होगा आपको, अगर बेसिक वाली उसकी बात कर रहे थे न्यूट्रल वाले में, तो न्यूट्रल वाले में भी आपका रिटेंशन प्रोडक्ट था, ऐसे ही आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बना था। तो यहां पर ये भी लिख लेना, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कौन सा है, ये स्क्वायर पिरामिडल, बस ये खत्म। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, पहले समझ में आ गया, इतना ही है, यहां पर से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। अब यहां पर से कुछ इससे यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है जो अभी तक पीछे का कॉम्प्लेक्स लिया है वही होगा, NH3 का होल 5 Cl। आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा आंसर। यहां ये +2 में है, यहां H2O K, और यहां कुछ X बना दिया ये, और यहां H+, ये K1 है, ये K2 है, ये Y है। बता दो, यहां पर से रेट का ऑर्डर पूछा गया है, रेट का ऑर्डर पूछा गया है, तो आपका ऑर्डर क्या होगा, किसका रेट कांस्टेंट ज्यादा आएगा, A और B में से। ये क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल आसान था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर देता हूं जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, ये हो जाएगा, आसान है। चलिए यहां पर से सेकंड क्वेश्चन नोट करना जल्दी से, पहले और दूसरे में कंपेयर करना है। फिर यहां पर से मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, CONH3 का होल 5, और यहां पर से ये रहा +2, और इसके ऊपर यहां पर
H2O और यहां K, ठीक है, ये है यहां पर से। अब देखिएगा इसको 4 बार कॉपी करना पड़ेगा, 5, 1 2 3 और 4, ठीक है। सिमिलरली यहां पर से 1 2 3 4। जल्दी से बता दीजिए इन वालों का भी रेट कैसे निकालेंगे, या इसका रेट कैसे आएगा। यहां पर से आपका प्रेजेंट है फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन। सिमिलरली यहां पर भी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां पर रेट K1 K2 K3 K4, K1 K2 K3 K4। दूसरी बात यहां पर क्या है, यहां पर है H+ और यहां पर भी है H+, यहां पर भी है H+, और लास्ट वाले में भी है H+। अब जल्दी से दोनों के अलग अलग रेट आएंगे या सेम आएंगे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। K2 की ज्यादा होगी, विदाउट H+ विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट एमिक बॉन्ड। ओके, पीछे वाले में K2 का सबका ज्यादा आया है, बिल्कुल बी, सोनम, सुप्रिया, प्रतिमा, सुदर्शन, पूजा, अंजू, लिप्सा, मिताली, बिल्कुल सही। इस वाले में सिंपली हमारा क्या होगा, यहां पर से जो सेकंड वाला है तो K2 वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू K1, या आप कह लो बी वाला, जिसने बोला बी वाला ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर ये कैसी है, ये हमारी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और इसे बोलते हो असिस्टेड हाइड्रोलिसिस। तो क्या है, ये एसिड असिस्टेड हाइड्रोलिसिस है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांस इफेक्ट में, या मतलब जो पाई डोनर वाले होते हैं वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्यों ज्यादा देते हैं, क्योंकि एक है एमएक्स बॉन्ड खुद टूट रहा है, दूसरा है कि खुद तो टूट ही रहा है लेकिन कोई दूसरा आदमी धक्का भी मार रहा है, तो कहीं ना कहीं रेट को इनहांस कर देता है, ठीक है। तो वहां पर से क्या आपको इस तरह का चीज देखने को मिलेगी, तो ये आपका ज्यादा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मैंने बता रखा है। अब यहां पर से कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से कोई कमेंट करके बताओ, फिर हम इसको आगे डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखो ये तो फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा केस है, ये वाला आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस का पार्ट है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला आपका न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, ये इसका पार्ट है। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस का न्यूट्रल वाले के साथ आप आंसर लगा लोगे। अब चलिए देखिएगा, हर बार की तरह अगर आप देखोगे, अगर न्यूट्रल वाले को देखा जाए तो ये कैसा है, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, और ये यहां पर ये कैसा है, ये आपका ये सॉफ्ट है, ये तो सारे में ही सॉफ्ट हो जाएगा एक तरह से, या बेटर होगा। यहां पर से इसे क्या बोलोगे, हार्ड, ये हार्ड हार्ड हार्ड, और एक तरह से कह लो इसको हार्ड यहां पर लिखने से बेटर है, यहां पर से सिर्फ इसको यहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट। देखो अब कई बच्चों ने अभी उस दिन कमेंट करके पूछा था, सर इरिडियम वाला जो है, यहां पर से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन रहेगा आयरलैंड। ध्यान से देखिएगा, उसका क्वेश्चन क्या था, शायद से सोनम ने भेजा था किसी ने, तो यहां पर से एक बार देख लीजिएगा कि सर नीचे जाने पे ट्रांजिशन मेटल में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो सर सॉफ्टनेस कैसे बढ़ती है। तो ध्यान से देखिएगा, सिंपल बेसिक एक, मतलब अगर पूरा एचएसएबी चैप्टर नहीं पढ़ा या टॉपिक नहीं पढ़ा तो इतना देख लीजिएगा, हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस। एसिड मतलब क्या होता है, आपका जितने भी मेटल्स के लिए निकालते हैं हम उनको एसिड बोल लेते हैं, और जितना भी हम बेस के लिए जो कुछ भी निकालते हैं उसे, सॉरी बेस जो है किसके लिए निकालते हैं, नॉन मेटल वाले पार्ट के लिए, ठीक है। नॉन मेटेलिक पार्ट को हम सॉफ्टनेस निकालते हैं। अब एक चीज देखिएगा, जब भी मेटल को अगर हार्ड होना है, इसे हार्ड होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसका साइज जितना ज्यादा से ज्यादा स्मॉल हो जाए उतनी गजब की बात है। दूसरी चीज क्या है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है जितना ज्यादा इंक्रीज हो सके उतना बढ़िया है। दैट मींस अगर आप इन दोनों का कंक्लूजन समझोगे ना, तो कह दो कि चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर दो। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी अगर आप लिखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन साइज। अरे ये इसी का रेशियो ही है भाई। देखो यहां पर से क्लियर कट दिख रहा है, अगर चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर साइज घटेगा तो भी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल हार्डनेस बढ़ाने के लिए, हार्ड सिस्टम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सिस्टम पूरा फॉलो करना पड़ता है।
अब इनका कहने का मतलब है नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सही बात है, लेकिन एक चीज देखिए, यहां पर से ये जेड इफेक्टिव बढ़ने की बात है, लेकिन एक चीज देखो, यहां पर से अगर ये मैं +2 में कंसीडर कर रहा हूं ना, तो ये तो +2 में है और इंटरनल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा फैक्टर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, वो जो कि साइज है। और आपने अगर क्लास 9th की बुक में वगैरह में पढ़ा होगा, क्लास 9th वगैरह की बुक में जो डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है, आपने पढ़ा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। जबकि एक चीज और सुन लेना, वहां पे दो मतलब फैक्टर लिखा हुआ क्लियर कट कि अगर आप इधर से इधर जाते हो तो साइज डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे आते हो तो साइज इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं कि खाली सेल नंबर बढ़ गया तो डायरेक्ट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो वहां पर अट्रैक्शन और बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं दो फोर्सेस, वहां पे दो फैक्टर काम आते हैं। एक इंक्रीज ऑफ सेल नंबर, जिसकी वजह से मान लो ये सेल 1 थी और सेकंड सेल आई, तो इसकी वजह से साइज देखो बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा यहां पे ड्रॉबैक आता है कि जैसे ही सेल नंबर बढ़ेगा, मान लो एग्जांपल ले लो कि जैसे सोडियम तक, सॉरी नियॉन तक की बात कर लेते हैं, तो यहां पर इतना है। नियॉन के बाद अगली सेल में जैसे ही जा रहे हैं आर्गन में, तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन में साइज बड़ा मिलता है। लेकिन वहां पर दो फोर्सेस होती जिसमें से एक डोमिनेट कर जाती। क्या? सेल नंबर जो इंक्रीज कर रही है साइज, मान लो 1 किलोमीटर से बढ़ा रही हो, मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर से इसका साइज बढ़ा रहा है, मीटर में मान लो 1 मीटर बढ़ा रहा है। तो दूसरा फैक्टर ये है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से कोलैप्स हो रहे थे। लेकिन आर्गन में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 18 प्रोटॉन आते हैं, तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज कोलैप्स करना चाहिए, साइज कोलैप्स करना। ये मत सोचना कि यहां पे 10-10 का खेल बराबर होता कैंसल आउट करेंगे, नहीं, यहां पर 10 वाला इसको ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचने की वजह से ज्यादा, यही रीजन तो है भाई लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि ये नंबर्स में बढ़ रहा है, सेल सेम है। मतलब ये सोडियम का, अगर आप नियॉन की बात करोगे, नियॉन के बाद अगर मान लो नियॉन तो आखिरी एलिमेंट हो गया, मान लो यहां पर से कार्बन ले लिया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहां से यहां पे साइज क्यों आपका कम हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 5 से 6, मतलब साइज ये सबके लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सबके लिए सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मतलब अगर देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये यहां पर ये हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन जब ऊपर वाले के लिए जाओगे यही फेनोमेना पढ़ने, वहां भी होता है, बट इंक्रीज ऑफ सेल नंबर की वजह से जो साइज का इंक्रीमेंट आया है, वो इस डिक्रीमेंट से, इस डिक्रीमेंट मतलब ये इस वाले डिक्रीमेंट से कहने का मतलब है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिक्री, जैसे मान लो 5, ये 6 था, 6 से 10 पे आने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इसकी वजह से मान लो 1 किलोमीटर या 1 मीटर से साइज घटना चाहिए, तो वो जो घटता है ना, तो ये यहां से मान लो ये यहां पे था, तो ये यहां से इतना आना चाहिए। लेकिन जब सेल का नंबर बढ़ता है, सेल पूरा आउटर वाला बढ़ता है, उसकी वजह से जो इंक्रीमेंट आता है वो मान लो 5 किलोमीटर का आ गया, 5 मीटर में आ गया, तो ये जो 1 वाला था ना, इसको पूरा कंपनसेट कर देता है, और ओवरऑल नीचे जाने पे साइज बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं? एक बार ये कॉन्सेप्ट पहले बता देना। इसकी वजह से यहां पर जो बच्चा आप ये पढ़ते हो ना साइज वाला फैक्टर, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है ओवर चार्ज। इसीलिए यहां पर से ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी। और जरा देख लो मैंने क्या लिखा है, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी सॉफ्टनेस बढ़ेगी। याद रखना, दिमाग में ऐसे रख लो, जितना बड़ा आयन, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वो उतना ही ज्यादा सॉफ्ट, जितना छोटा और जितना ज्यादा चार्ज उतना हार्ड। मतलब आप दिमाग में बैठा लो, लिथियम, फ्लोरीन और ये सारे जितने हैं ना, ये बड़े हार्ड टाइप के होते हैं नेचर में। लेकिन अगर आप देखोगे सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम और इस तरह की सारी चीजें, और अगर आप बेसिस में बात करोगे सल्फर वगैरह जब आते हैं, थर्ड पीरियड कॉन्वेंट वाले जनरली सॉफ्ट बिहेव करते हैं। ब्रोमीन, आयोडीन तो पूरे प्रॉपर सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आप समझ सकते हो, जितने बड़े बड़े एटम्स वगैरह हैं जिनका एटॉमिक नंबर भारी भरकम है, वो सॉफ्ट की तरह जनरली बिहेव करते हैं मोटे मोटे तौर पे, और जो छोटे साइज में एटम्स हैं, मतलब थर्ड पीरियड के नीचे वाले, जनरली सेकंड पीरियड वगैरह के, वो सारे ही हमारे कैसे बिहेव करते हैं, हार्ड की तरह बिहेव करते हैं। समझ गए होगे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। यहां पर ज्यादा देर हमने इसे समझा दिया है, चलिए कोई नहीं, इसका आंसर दे डालिए फटाफट।
एसिडिक में ABCD। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पर से बात करते हो तो यहां पर से रेट जो है, रेट का ऑर्डर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर से सबसे फास्टर ए वाले में आएगा। ठीक है, यहां रेट इज इक्वल्स टू K1 K2 K3, ठीक है, K3 एंड K4 एंड K4। कैसे हुआ है, मोस्टली सब बच्चों को पता होगा, बिकॉज यहां पर से ये रिजल्ट किसका है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का, और बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेस्ट इन फ्लोरीन, सो it will decrease MF bond strength, so rate increases। समझ गए होगे कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां पर से मैं अगर हाइड्रोजन ही रखूं, क्योंकि मेरी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो जाएगा, प्रोटॉन यही रहेगा, लेकिन अगर मेरे पास एक बार फ्लोरीन हो जाए, एक बार क्लोरीन हो जाए, एक बार ब्रोमीन हो जाए और एक बार आयोडीन हो जाए, और मैं पूछूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे मस्त तरीके से किसमें होगी, तो आपका आंसर आएगा सर फ्लोरीन। हमेशा सही पढ़ के आ रहे, फ्लोरीन में मैक्सिमम होगी, और अगर फ्लोरीन में मैक्सिमम होगी तो एमएक्स बॉन्ड सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला ही टूटेगा, और फ्लोरीन वाला ही टूटेगा, तो यही करवाना है। दैट इज वाई आपका ये आंसर सबसे सही हो जाएगा, K1 में रेट फास्टेस्ट हो जाएगी और K4 में स्लोवेस्ट। वाइल इन केस ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस हम लोग न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और या तो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि बच्चे यहां स्टेरिक हिंड्रेंस तो सबकी सेम है, डिफरेंस कहां रहा है, इनके लीविंग ग्रुप की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ पे। तो क्लोरीन और फ्लोरीन तो बेटर बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन यहां पर आयोडीन तो बहुत बल्कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये पुअर ओवरलैप करेंगे। दैट इज यहां पर से जो आंसर हो जाएगा वो रेट का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसके यहां पर से हो जाएगा K4, फिर आएगा K3, फिर आएगा K2 और यहां पर K1। किसके बिहाफ पे दे रहे हो, इन केस ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस, है ना, HSAB प्रिंसिपल वर्क। समझ रहे हो तो बता दो यस, टाइप कर दो कमेंट में यस। अगर समझ में आ रहा हो तो यहां पर से बोल सकते हो, ठीक है। कोबाल्ट वगैरह या 3D के मेटल हर बार आपको बताता हूं, आप जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो देखोगे कई बार वहां पे बॉर्डर लाइन लिखा मिलेगा, वो डिपेंड करेगा वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में है या कौन कौन से लिगेंड से बाउंड है। मतलब आप हर बार एकदम मतलब ऐसे रिजिड नहीं हो जाओगे कि कोबाल्ट कह दो कि हाँ सॉफ्ट है या बिना किसी जाने ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पे, लेकिन इरिडियम को बिना देखे ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता सकते हो ये सॉफ्ट है। वो बहुत बड़ा, अगर चाहे वो +2 में हो और चाहे +3 में हो, वो हमेशा सॉफ्ट ही बिहेव करेगा। सिमिलरली आयोडाइड को आप हमेशा ही क्या बोलोगे, आप सॉफ्ट बोलोगे, और फ्लोराइड को हमेशा ही हार्ड बोलोगे। ब्रोमाइड भी आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट की तरह दिखेगा और क्लोराइड आपको हार्ड की तरह दिखता रहेगा इन जनरल, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आ रहा हो तो ये हमारा कंप्लीट था आयोडाइड, क्लियर है, ओके। चलिए ये क्लियर है, तो यहां पर से हमने बात कर ली है कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। फिर से एक बार देख लो ये वाली जो कंडीशंस लिखवाई हैं, जहां पर फ्लोरीन ब्रोमीन मतलब कोई भी हमारे पास निगेटिव चार्ज प्रोटोनेशन करने के लिए एसिडिक हाइड्रो या तो एक लोन पेयर हो और या तो वहां पर आपका क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। यहां पर से लिख लेना एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए कि लीविंग ग्रुप मस्ट हैव at least one lone pair or negative charge for प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन ही नहीं होगी तो फिर इसमें कोई मतलब नहीं बचेगा। चलिए ये है कंप्लीट आपका ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर से अगर ये क्लियर हो गया हो तो बताइए भाई। चलिए देखता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं। जरा ये क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये तो समझाया, हटा दो। ये HSAB वाला जो बताया है क्या समझ में आया है? चलिए एक और ये क्वेश्चन दे देता हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड, और आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है।
ये रहा CONH3 का होल 6 + 3। फटाफट कमेंट करके बता दो कि यहां पर इन दोनों में इस बार कौन रेट फास्टर जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला कौन सा है, न्यूट्रल वाला है, और सेकंड वाला एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो इस बार क्या रेट ऐसा आएगा या अलग होगा कुछ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब हमारे पास पहला कंपोनेंट दिया है CONH3 का होल 6 इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर वाटर, और सेकंड में सारी चीजें वैसी हैं, बस खाली वहां पर एसिडिक सिस्टम प्रेजेंट है या प्रोटोनेशन कर दिया गया है। दोनों का क्या सिस्टम रहेगा, क्या चेंज होगा, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखिए, यहां पर मैंने बोला है, बस 1 मिनट में आ जाएगी, मैंने ये बोला है सिर्फ कि जो बेसिक हाइड्रोलिसिस, जैसे अभी हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ी है, वैसे ही बेसिक हाइड्रोलिसिस की 2-3 कंडीशंस हैं। बेस और OH प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे एसिडिक में प्रोटॉन प्रेजेंट था, वैसे ही यहां पर बेस में आपका OH प्रेजेंट होना चाहिए, बेस प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर बेस के जो एसिड था, एसिड ने अटैक किसके ऊपर किया था, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पर आपका जो बेस है या आपका OH जो है, उसको एक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर साइट होनी चाहिए, और वो साइट क्या होती है, बेस का क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। वही चीज यहां पर मैंने लिखी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए, और वो भी कहां, अपोजिट टू लीविंग ग्रुप मस्ट प्रेजेंट। क्यों लीविंग ग्रुप से क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर। अभी हम रिएक्शन की मैकेनिज्म चलाएंगे, वहां से क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये क्यों ये मेंशन करने की जरूरत पड़ गई कि वो अपोजिट में ही होना चाहिए, पहली चीज। और जो पीछे वाला आंसर था, जिसमें से जितने भी लोग जुड़े हैं सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, गलत क्यों दिया है, क्योंकि आपने इसको कैसे ट्रीट कर दिया है, यहां पर मैंने फिर से बताया, जैसे यहां पे पढ़ाया है, एक बार देखो प्लीज। कंडीशंस क्या लिखी, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। पहली ही हेडिंग लिखी है कंडीशन, H+ मस्ट प्रेजेंट, वो तो सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड कंडीशन देख लो भाई, लोन पेयर बियरिंग स्पीसीज होनी चाहिए या निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अमोनिया में कैसा लोन पेयर है? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अमोनिया में लोन पेयर है, तो भाई कोऑर्डिनेशन ही मत पढ़ो। अगर आप देखा होगा कोऑर्डिनेशन में कैसे यहां पर बॉन्ड बना है अमोनिया का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ। VBT का सबसे पहली थियरी आपको डिटेल में पढ़ा रखी है। VBT ने क्या बोला था कि मेटल है वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जो आपके लिगेंड्स हैं या लेविस बेसेस हैं, उनके पास या तो निगेटिवली चार्ज होगा या तो ये लोन पेयर होगा, जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर देते हैं। आफ्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस लोन पेयर, तो यहां पर कौन सा लोन पेयर है जिससे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराई? ये क्यों लिखी थी स्टेटमेंट? इसीलिए लिखा था कि सेकेंड स्टेज में, और बार बार बोल रहा था आपसे कि अमोनिया और वाटर में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरली जैसे ये केस है, वैसे ही वाटर का है। वाटर भी अपना लोन पेयर दे देता है, और अगर गलती से ये जो लोन पेयर बचा है, इसको प्रोटोनेशन में टेक पार्ट नहीं करते हो, बिकॉज जो प्रोटोनेशन में एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में जो होती है ना, वो इस वाले से कभी नहीं होगी। हर बार बोल रहा हूं, VBT MOT हर केसेस में आपको एक्सप्लेन किया है। जो भी खेल होगा डोनेशन पोनेशन का, वो हाई एनर्जी लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वाटर के साथ होता है, जो कि एक होता है। अगर इसने पहले ही कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो इसके पास भी ये होना ना होना बराबर है, ये अमोनिया की तरह बन जाएगा। इसको मेंशन ही ना करो, बेटर होगा। और जब प्रोटॉन या लोन पेयर ही नहीं होगा, तो प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे करेगा? और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो आप उसमें चाहे लोटा भर एसिड डाल दो, कोई रिएक्शन का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा रेट पे। समझ रहे हो? फिर से सुन लो, अगर वहां पे आप पूरा भर भर के एसिड डाल दोगे ना, कॉम्प्लेक्स से ज्यादा अगर आप एसिड भी डाल दोगे, फिर भी आपको एसिडिक रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई वहां पे ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं जिसके ऊपर वो प्रोटॉन एक्ट कर पाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर पाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा तो नॉर्मल टाइप की रिएक्शन जाएगी। समझ गए? तो यहां पर हाँ, बस एक ही आंसर सही आया था। मैंने पहले ही कहा, नाम में नहीं देख पाया था, ऊपर चला गया था। हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए ये याद रखना, अब आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर से रेट क्या हो जाएगी, K1 = अप्रॉक्स K2 के बराबर आएगी। ठीक है ना? बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज यहां पर नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत आसानी से आप डिटेक्ट कर पाओ। ये रहा आपके पास
ऑर्डर। अब यहां पर से बेस वाली की लिख लीजिए। अब बेस वाले में गलती मत करिएगा, जैसे यहां पर एसिडिक वाले के लिए दो कंडीशन लिखवाई थी और तीसरी लाइन ये लिखवाई है एसिडिक हाइड्रोलिसिस आर ऑलवेज फास्टर, उसी तरह यहां पर भी लिखना बेसिक हाइड्रोलिसिस आर ऑलवेज फास्टर। यहां पर सॉरी, बेसिक हाइड्रोलिसिस आर ऑलवेज फास्टर देन बेसिक हाइड्रोलिसिस आर ऑलवेज फास्टर देन बेसिक आर ऑलवेज फास्टर देन न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, ये लो, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो इस पेज पे नहीं, थोड़ा सा इसमें एक दो इंटरमीडिएट है, तो नेक्स्ट पेज से ही डायरेक्ट बना लेते हैं। देखो अब यहां पर से लिख लेना, यहां पर से आपके पास कोबाल्ट हुआ है, ये कुछ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आपका सिस्टम हम लिए हैं, ये यहां पर से ठीक है, यहां पर से ये NH3 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 और ये Cl। देखो यहां पर मैंने क्या डाल रखा है, बेस डाल रखा है। ओके राज, मैं देखा नहीं, वो ऊपर चला गया होगा चैट फिर। चलिए यहां पर से अगर आप देखोगे ये आपका कॉम्प्लेक्स गिवन है, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से पहले स्टेट में ये कुछ ऐसे आया। अब देखो बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, तो वो क्या करेगा, यहां पर से मैं दिखा देता हूं, जो अमोनिया है तो यहां पर से इसके पीछे यहां पर से होल ट्वाइस और एक H यहां से ये दिखा दिया। यहां पर से ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इस पे ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर कर देगा तो यहां पर से क्या बनेगा, एसिड अगर किसी से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो ध्यान से सुनना, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहाफ पर अभी मिलता जुलता, ये देखिए मैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या 3-4-5 क्वेश्चंस लाया हूं और बहुत बढ़िया लेवल के हैं, देखना ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो देखिएगा यहां पर से ये NH3 हो गए हैं आपके पास, ठीक है। ये जो बनता है इसे क्या बोलोगे, यहां पर से ये बन के तैयार हो गया। अब एक चीज बताओ, आपको मैंने पहले ही बताया था, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है या जो एक्चुअल में आपकी रेट निकलती है वो कौन सा होगी, डिसोसिएटिव स्टेप। आज भी अभी बताया है एसिडिक न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक तीनों का जो पहला पॉइंट यही लिखाया था, जो डिसोसिएटिव है वही आपकी मैकेनिज्म होगी और वही हमारा आरडीएस स्टेप होगा। क्या पहले स्टेप में कहीं पे आपको कोई भी वो देखने को मिल रहा है, आरडीएस स्टेप मतलब कहीं ना कहीं कोई ग्रुप तो टूट नहीं रहा है, लिविंग ग्रुप जैसे है एज सच प्रेजेंट है। अगर ऐसा ही होगा तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहां पे जो बन रहा है प्रोटॉन, कोई भी एसिड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है किसी भी स्पीसीज से, तो जो पीछे स्पीसीज छूट जाती है उसे आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस बोलते हो। तो ये जो ग्रुप है इससे आपका एसिडिक प्रोटॉन निकल गया है, प्रोटॉन निकल गया है तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, इसे कहते हैं उस वाले ग्रुप का, इस वाले कॉम्प्लेक्स का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। सुनते जाना एक एक चीज। और यहां पर से एक चीज देखो, ये क्या है, इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। आगे देखना क्वेश्चंस लाऊंगा, लिखा मिलेगा कि चार्ज इफेक्ट इनहेंसेस द रेट, तो आंसर होगा यस। चार्ज इफेक्ट का कहने का क्या मतलब है, यहां पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इससे डिसोसिएशन कराओगे तो नॉर्मली जाएगा, नॉर्मल जाएगा जैसे न्यूट्रल में जाता है। अगर ये स्टेप छुपा दो, यहां से हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा,
एसिड तो है नहीं, तो नॉर्मल न्यूट्रल वाला जाएगा। लेकिन यहां पर इस चार्ज के प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, जो पाई डोनर लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं कुछ ऐसे, और ये वाला पार्ट यहां से लीव कर जाता है। मतलब एक तरह से यहां पर से जो 180 डिग्री पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एमिडो ग्रुप प्रेजेंट है, वो असिस्ट करता है रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। और हमें तो यही कराना है, हमें तो लीविंग ग्रुप को डिपार्ट ही कराना सबसे मेजर स्टेप है हमारे लिए, और यही हमारा आरडीएस स्टेप हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाना। यहां पर से ये क्या होगा, जैसे ही ये गया तो यहां पर से हमको क्या देखने को मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का जियोमेट्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब इसने इधर डोनेट किया है तो क्या बना होगा, यहां पर से डबल बॉन्ड बन गया है। ये कैसा हो गया है, यहां पर से डबल बॉन्ड, ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट गया। समझ रहे हो? तो ये क्या बना, क्या है, अभी आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, ये आपको स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री दिख रही होगी, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये तुरंत रैपिड इंटर कन्वर्ट होती है। यहां पर स्क्वायर पिरामिडल है, मतलब जो स्टार्टिंग का वो बनता है वो बहुत यही बनता है, लेकिन ये तुरंत इंटर कन्वर्ट होती है अपने स्टेबल इंटरमीडिएट में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यहां पर टीबीपी। ठीक है, ये क्यों ऐसा कन्वर्जन हो रहा है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। अगर आपने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ा होगा तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, बेंट रूल पढ़ा था। बेंट रूल क्या कहता था, वो फ्लोरीन वगैरह के लिए छोड़ो, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के लिए उसका क्या कहने का मतलब था। अगर आप देखोगे बेंट रूल में इक्वेटोरियल, मतलब बेंट रूल जनरली हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड हो, जैसे आप टीबीपी की बात करते हो और दूसरा पीबीपी की बात करते हो। टीबीपी में अगर आप देखते हो तो ये तीन बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते थे, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था, और ये वाले पीडी मिक्स्ड ऑर्बिटल है जिसमें परसेंटेज ऑफ s बिल्कुल कम होता है। अगर बिल्कुल कम होता है परसेंटेज s, तो यहां पर आना कौन पसंद करेगा, जिनके पास परसेंटेजेस बहुत है। और परसेंटेज s किसके पास बहुत होता है, हमने आपको डिस्कस किया था, मतलब हम लोगों ने साथ में पढ़ा था कि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन वगैरह हैं, उनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, और वहां परसेंटेज ऑफ s जो है बहुत ज्यादा होता है। तो जिसके पास जो चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसकी नहीं, मतलब जो जिस चीज की कमी होती है वो उसको बहुत ज्यादा उसको रिक्वायरमेंट लग रही होती है, और जिस चीज की एक्सेस होगी वो लगेगा कि अरे मतलब कोई मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन बहुत ज्यादा s होता है, उसे क्या चाहिए, p। और अभी जैसे मैंने बताया ये कौन सी मिक्स्ड ऑर्बिटल है, पीडी मिक्स्ड ऑर्बिटल है, यहां तो भर भर के p है, तो इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सियल साइट पे जाना पसंद करते हैं। इक्वेटोरियल साइट्स पे कौन से जाते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, क्योंकि इन तीन का एक्चुअली में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, sp3d होता है, बट ये दो हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बनता है एक sp2 और दूसरा pd। pd है दो ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तीन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन जो सबसे बेस्ट जियोमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर होती है। दैट इज व्हाई इट इज अ मिक्सचर ऑफ लीनियर एंड ट्रायगोनल प्लेनर एंड कंप्लीटली फॉर्म ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस टाइप की जियोमेट्री है। तो यहां पर से जो परसेंटेज s किसके पास ज्यादा होता है, मतलब कम किसके पास होगा, तो यहां पर से आप देखोगे तो जो डबल बॉन्ड वगैरह है तो उनके पास, यहां पर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड हो गया या ये लोन पेयर वगैरह हो गया, वो कहीं ना कहीं उनको एस फाइल्स बोलते हैं। एस फाइल क्या होते हैं, जो परसेंटेजेस जिन्हें ज्यादा चाहिए, जैसे अभी फ्लोरीन की बात करी तो उनके पास एस बहुत ज्यादा खुद ही है, वो एस नॉन फाइल की तरह हो जाएंगे। तो यहां पर से आपके डबल बॉन्ड वगैरह आते हैं, तो आपका जो डबल बॉन्ड NH2 वाला पार्ट मेंशन करोगे वो मेन यहां पर मेंशन कर दोगे, यहां पर से आपका अमोनिया मेंशन हो जाएगा, और रिमेनिंग अमोनिया जैसे ही ये बना, अगले ही स्टेज में यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, या यहां पर से वाटर अटैक कर देगा। H2O हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, बस खाली बेस असिस्टेड हाइड्रोलिसिस है। तो यहां पर से ये जैसा ही सिस्टम बना है, अगले सिस्टम में आपका क्या होगा, ये वाटर जाके इसी के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा, और कॉम्प्लेक्स देख लो यहां पर क्या है, NH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स है, साथ में NH2 है एक, और साथ में यहां पे वाटर आ गया।
ठीक है, ये कहानी यही नहीं रुकेगी, है ना, आगे देखोगे यहां पर से अगर आप लिखना चाहो बेटर होगा, ये लिख लो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज है। यहां पर से अगर आप देखोगे तो ये +2 चार्ज हो जाएगा, यहां पर से ये निगेटिव चार्ज हो गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहां +x लिख लो यार, देख लेना, यहां पर से भी +x जो भी है, कोई भी चार्ज निकाल लो। ओवरऑल यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहां पे -1 है, तो इसकी वजह से +2 रहेगा, यहां पर से +2 आएगा इसमें, यहां +2 +2 और यहां पे आपका +1 रखना पड़ेगा, ये +1, ठीक है। ये इस तरह का यहां पर मेन हमारा क्या देखना है, इसमें यहां पर ये जो सिस्टम प्रेजेंट है, अगले ही स्टेज में यहां पे इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन ये लिखा जाता है इसको। बस आपको क्या करना है, ये वाला प्रोटॉन जो है इसके पास असिस्ट करा देना है, और फाइनली आपको क्या है, NH3 का होल 5 हो जाएगा, और जो आपका OH हर बार जुड़ता है वैसे ही यहां पर जुड़ जाएगा +2 के फॉर्म में। समझ में आ गया होगा, ये पूरी मैकेनिज्म है। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया पूजा सर, ये डबल बॉन्ड पार्शियल आएगा ना या कंप्लीट? कंप्लीट आएगा, वो हम यहां पर डिस्कस जो करते हैं वो कंप्लीट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर से इसको क्या बोलते हो, BPR। BPR क्या होता है, बैरी स्यूडो रोटेशन, और इसका एक और बढ़िया नाम है, ठीक है, इसका और एक बढ़िया नाम है, और वो तो मैं भूल गया यार, कॉपी दो एक मेरी, एक सेकंड। ठीक है, ट्रांसटाइल रोटेशन बोलते हैं। कहां गया, ट्रांसस्टाइल, ये भी लिख लेना एक बढ़िया सा, ट्रांसस्टाइल ही ना, हाँ, ट्रांसस्टाइल रोटेशन, ट्रांसस्टाइल रोटेशन, ठीक है, ट्रांसस्टाइल रोटेशन, सॉरी, बैरी स्यूडो रोटेशन कहीं मिलेगा, रोटेशन, ठीक है। इसी को ही आप फ्लक्सोनैलिटी भी कहीं कहीं लिखा देखोगे, फ्लक्सोनैलिटी, और इसी को ही ये क्या बताया है, भूल जा रहा हूं, ट्रांसस्टाइल स्टाइल, 2 बार 10 बार पढ़ चुका हूं, अभी भी याद नहीं हो रहा है मुझे अभी। ट्रांसस्टाइल रोटेशन है ना, ठीक है, ट्रांसस्टाइल रोटेशन, ये एक ही चीज है रोटेशन। जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लेना, एग्जाम्पल जैसे इसका लिखते हैं, FeCO5 ऑर्गेनोमेटालिक्स में आएगा आपके, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने इस वाली स्ट्रक्चर में चेंज होगा, FeCO CO 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 CO, और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, FeCO CO 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 CO, कुछ ऐसे ये है, ठीक है। यहां पर चाहे जो बुक में लिखा है वो आपका ये ऐसे लिखा है कि स्क्वायर पिरामिड, मतलब TBP स्क्वायर पिरामिडल, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं लगभग 10⁵ सेकंड, मतलब 10⁵ टाइम्स पर सेकंड, मतलब इतने टाइम्स पर सेकंड में ये इंटर कन्वर्ट होता है, मतलब 1 सेकंड में ये इतनी बार इधर से उधर कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में। लेकिन अगर इसको और बेटर तरीके से, मतलब अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म्स में बताएं तो, सॉरी ये चला गया पीछे, 1 मिनट, ये सब हटा देते हैं, इसको ये बोलते हैं, यहां पर से एक वर्ड बढ़िया सा एक टॉपिक था, इसमें क्या बताना था, हाँ, इसको बोलोगे एक्सियल, ये है आपका एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल। याद रखना कि एक्सियल वाला है ना, इंटर कन्वर्ट, एक्सियल वाला किससे चेंज होगा, एक्सियल से
इंटर एक्सियल वाला किससे चेंज होगा, इक्वेटोरियल से, और इक्वेटोरियल वाला किससे चेंज होगा, एक्सियल से। ये तो टेक्स प्लेस होगा इंटरचेंज, यहां पे लिख लो इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये होता है और ये होता है, लेकिन एक्सियल वाला कभी एक्सियल से इंटरचेंज नहीं होगा और इक्वेटोरियल वाला इक्वेटोरियल से इंटरचेंज नहीं होगा। ये याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है। मेन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये इसको बैरी सूडो रोटेशन कहते हैं और इसी को फ्लक्सोनैलिटी कहते हैं और इसी को ही आप ट्रांसटाइल रोटेशन भी बोल सकते हो। चलिए यहां पर से सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं, बस अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर ही हमारा क्या है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, ये स्लोवेस्ट होगा और यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा और इसी को मैं K1 नाम दे दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप ही हर बार हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा हर बार की तरह जो है हल्की सी यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो हमारा आरडीएस स्टेप है उसमें देखिएगा क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे उसमें रेट में लिख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट आ रहा है, यहां पर से K1 हो गया और ये जो हमारा बना इसको क्या बोलोगे, CB कॉन्जुगेट बेस आ रहा है। अब ये कोई ना ही तो रिएक्टेंट में है ना ही प्रोडक्ट में है, लेकिन जब हम रेट लिखते हैं या तो रिएक्टेंट के टर्म में लिख लेते हैं या तो प्रोडक्ट के टर्म में। यहां पर से अगर आप बात करोगे तो इंटरमीडिएट आ रहा है, इसको आपको बताया जाता है कि इसको रिप्लेस किया जाता है, अलग अलग मेथड होते हैं। यहां पर से इक्विलिब्रियम स्टेप में फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर से इसकी रेट को इक्विलिब्रियम स्टेप वाले को Q इक्विलिब्रियम लिख लेंगे, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के लिए अगर आप बात करोगे तो प्रोडक्ट में क्या है, वही हमारा कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर से K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और रिएक्टेंट साइड में देखो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स है और OH है, यहां पर से कॉम्प्लेक्स है और आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड, या अपना जो आपने बेस लिया है ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर आपको यहां पर से हटाना कॉन्जुगेट बेस है तो यहां पर से मैं इसको लिख लेता हूं इस जगह पर, ये चूंकि इसके साथ में कुछ ऐसे वर्क कराना है, ये लीजिए, यहां पर से हमको कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर से K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स और OH निगेटिव। अब इसको यहां पर प्लेस कर दो, ये जो वैल्यू आ गई है CB की, इसको उठा के कहां पे प्लेस कर दो, आप इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर दो। जैसे ही यहां प्लेस करोगे तो आपको अब रेट में क्या देखने को मिल रहा होगा, रेट इज इक्वल्स टू K1 K इक्विलिब्रियम और कॉम्प्लेक्स और यहां पर OH आ गया, OH निगेटिव। ठीक है, अब यहां पर से जो रेट कांस्टेंट दो अलग अलग तरह के हैं लेकिन है तो कांस्टेंट ही, तो इनको मैं रिप्लेस कर देता हूं एक कांस्टेंट K से, सिर्फ और सिर्फ K लिख लूंगा। इन दोनों को यहां पर से कन्वर्ट कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, बोल दो यहां पर से आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स और ये आ जाएगा OH निगेटिव, ये रहा। और जैसे ही ये आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर से हमें दिखेगा कि ये किसके कंसिस्टेंट है, यहां पर से ये फर्स्ट, यहां पर से फर्स्ट, यहां पर से कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, तो यहां पर से SNCB आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, SNCB यहां पे सब्स्टिट्यूशन आपका जो हो रहा है वो कॉन्जुगेट बेस की वजह से हो रहा है और सेकेंड ऑर्डर के कंसिस्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो अटैक होता है आपका वाटर का, वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर इस साइड से होगा तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा और इस साइड से होगा तो कुछ अलग प्रोडक्ट होगा। तो वहां पर इससे पहले आपने एसिड वाले में और बेसिक वालों में दोनों में रिटेंशन प्रोडक्ट लिया था, लेकिन यहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन का आपका क्या देखने को मिलेगा, रिटेंशन भी होगा और थोड़ा बहुत इन्वर्जन भी होगा प्रोडक्ट में। रिटेंशन कितना होता है, यहां पर से 33.33% आएगा और इन्वर्जन कितना होगा, 66.66% आएगा। ये होगा आपका प्रोडक्ट का स्टीरियो। समझ गए होगे? सर आपने फ्रोजन टेम्परेचर डायनेमिक जेटीडी के लिए नोट करवाया था, वहां फ्लक्सोनियल टेम्परेचर नहीं आएगा। सर आपने फ्रोजन टेम्परेचर डायनेमिक जेटीडी के लिए नोट करवाया था,
हाँ बिल्कुल ऐसे टाइप का लगाएंगे, करवाया था वहां फ्लक्सोनियल टेम्परेचर नहीं है। सुप्रिया आप क्या कहने चाह रही हो प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बता रहे हो, कि मैंने क्या बताया था कि फ्रोजन टेम्परेचर डायनामिक के लिए नहीं होता है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक बार उसको प्लीज क्लियर तरीके से एक बार फिर से मेंशन करो, मैं उसको ट्राई करूंगा बता दूं अभी, ठीक है, जो भी है फिर से एक बार पूछिए। चलिए जल्दी से पूछ लीजिए जो भी है। चलिए तब तक आप यहां पर आपने जो भी डाउट है वो पूछिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, टाइम नहीं है, फटाफट आपकी स्क्रीन पर दोनों यहां पर मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, जल्दी जल्दी आपको आंसर कर देना है। यहां पर है CuNH3 का होल 5 Cl+2, ठीक है, ये बताना है आपको पहला क्वेश्चन। ये है आपका कॉम्प्लेक्स ए एंड कॉम्प्लेक्स बी क्या है, यही है, और पहले वाले के ऊपर आपने क्या डाला है, हाइड्रोलिसिस कराई है, सिर्फ सिंपल हाइड्रोलिसिस हुई है H2O, और सेकंड वाले में आपने OH निगेटिव और H2O डाला, ये K1 रेट हो गया, ये K2 रेट हो गया है। अब यहां पर आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताना है किसकी ज्यादा होगा किसका कम होगा एंड वाई। सिमिलरली यहां पर सेकंड नंबर पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन 2, यहां पर से क्या आ जाएगा, कोबाल्ट Cn का होल 5 Cl प्लस, सारे ही माइनस में है और +3 में रखना है, तो -6, और यहां पर आ जाएगा आपका -3 आएगा, तभी कोबाल्ट +3 में आ पाएगा। सिमिलरली यहां पर से ये A है और ये B है, ये A है ये B है, इसके ऊपर मैंने रिएक्शन कराई इन्हीं दोनों की, तब आपका ऑर्डर ऑफ रेट क्या आएगा, यहां पर से ये रेट बताना है और सिमिलरली इसके लिए बताना है। फटाफट देख के जल्दी से एक बार बताओ। तो चलिए मैं आपका आंसर देख लेता हूं, तब तक मैं बता देता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, पहले वाले में क्या होगा, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, यहां पर से अगर आप देखोगे तो इसमें आपका बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी फॉलो हो रही है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, K2 की रेट ज्यादा हो जाएगी K1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन सिमिलरली अगर मैं पूछूं सेकंड वाले में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, क्वेश्चन में K2 इज मोर। सेकंड वाले का भी बताओ भाई, सेकंड वाले का जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले में तो सबने आंसर कर दिया है, सेकंड वाले का किसी ने नहीं किया है, फर्स्ट वालों का सबने आंसर किया है, सेकंड वाले का बताओ भाई। हाँ क्वेश्चन 2 में दोनों का रेट सेम रहेगा, यस। यहां पर सेकंड वाले का देखोगे तो यहां पर नियरली दोनों का आंसर सेम ही आएगा, जैसे कि अभी हमने एसिडिक वाले की बात की थी, सिमिलरली यहां पर बेसिक वाला भी वही क्वेश्चन है। अगर आपने प्राइमरी कंडीशन एसिडिक की बेसिक की फॉलो करा दी, कौन सी, कि यहां पर से आपने बेस तो ले लिया, OH ले लिया, लेकिन लोन पेयर या निगेटिव चार्ज ही ना हुआ, सॉरी यहां पे क्या है, एसिडिक प्रोटॉन चाहिए होता, और अगर एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं हुआ तो वहां पर से किसका एब्स्ट्रैक्शन करोगे, अगर एब्स्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा तो फिर नॉर्मल ही तरह होगा, और चाहे फिर से वही चीज है, चाहे आप वहां पर 1 लीटर की जगह 2 लीटर भी अगर आप बेस डाल दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, और न्यूट्रल की ही तरह बिहेव करेगा, और स्लाइट इंपैक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके यहां पर से 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे। अब यहां पर से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास, वो सेकंड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इक्वल होगा, बिल्कुल राज, सेकंड में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, हाँ नहीं, यहां पर से आप बोल रहे हो कि यहां पर से पहले में ज्यादा होगा। देखो यहां पर पहले में कोई मैंने अमोनिया थोड़ी लिया है, देखो इन जनरल हमने क्या बताया था कि पाई एक्सेप्टर की वजह से रेट घटती है, लेकिन पाई एक्सेप्टर जितना यहां घटाएगा उतना ही तो वहां घटाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स में 1% का मैंने वेरिएशन लिया है, मतलब यहां पे साइनाइड, यहां पर कोई दूसरा ऐसा ले लो कि भले ही उसके पास प्रोटॉन ना हो, लेकिन मान लो सॉरी मतलब एसिडिक प्रोटॉन ना हो, लेकिन ये तो रेट डिक्रीज करता है, ये भी रेट डिक्रीज करेगा, लेकिन ओवरऑल जितना इसके लिए करेगा उतना ही इसके लिए भी तो करेगा, समझ गए। जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसके लिए पाई एक्सेप्टर क्या होता है, आपका रेट को डिक्रीज करता है, तो जितना इसके लिए करेगा उतना ही इसके लिए करेगा, कोई न्यूट्रल वाले की ज्यादा या बेसिक वाले की ज्यादा करेगा ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं वीडियो लैग नहीं हो रहा है, वो वीडियो पहले लैग हुआ था, अभी वो थोड़ी देर के लिए हल्का शट डाउन हुआ था इसलिए हुआ, अभी कुछ नहीं होगा, सही चलेगा अभी। चलिए कोई नहीं, यहां पर से देखिएगा, ये हो गया इंटरचेंज, ठीक है। इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं छोटे से एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन आपका अभी जो आज मैंने लेक्चर में बताया था कि आप गलत करोगे वही है, ध्यान से करिएगा, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो होगा इस क्वेश्चन में। मतलब ओवरऑल अगर आपने कॉन्सेप्ट लगा के सही से किया तो सही है, नहीं तो अगर आप सोचो K1 K2 K3 K4 लाइन से दे दे तो फिर गलत हो जाएगा। यहां पर है CONH3 का होल 5Cl, ठीक है, इसके ऊपर +2 है, फिर है कोबाल्ट NH2R का होल 5Cl +3 है, सॉरी +2 है। इसी तरीके से यहां पर भी है, यहां पर से क्या है, NHR2 है और यहां NR3 है, ठीक है। ये आपके सामने सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पर से बेसिक हाइड्रोलिसिस OH निगेटिव, हाइड्रोलिसिस K, ये रहा, ये K1, ये K2, ये K3, ये K4। इसका क्वेश्चन का आंसर देना है और सिमिलर क्वेश्चन यहां पर आएगा और इसके बिहाफ पर बता, यहां पर से सिर्फ क्या गायब हो जाएगा। चलिए अब कमेंट करके बता दीजिए दोनों का रेट। यहां पर से अगर आपने में से दोनों आंसर सही कर दिए ना, तो फिर मतलब समझ लो कि आपकी हाइड्रोलिसिस बढ़िया चल रही है अभी। और 3 क्वेश्चन 4 मेरे पास और हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा, आपकी हाइड्रोलिसिस के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए। यहां पर मैंने आपके सामने सब कुछ डेटा गिवन कर दिया है। कोबाल्ट है अमोनिया के साथ में, Cl है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके सोना, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां पर से क्या होगा फर्स्ट और सेकंड उसमें, और उसके बाद हम नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 1 में है K3 K2 K1 एंड K4। अच्छा सबसे लीस्ट होगा, अच्छा ओके, सुदर्शन ने बोला है, ठीक है। सोनम ने बोला है K1 K2 K3 K4 बेसिक में, ओके। 2 लोगों के ही आंसर आए भाई, जल्दी से देखिए। चलिए यहां पर से बात कर लेते हैं। तो यहां पर से सिंपली ये कौन सा मेथड है, इसका मैं पहले डिस्कशन करूंगा। ये हमारी सिंपल बेसिक हाइड्रोलिसिस को फॉलो कर रहा है, जबकि यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। सॉरी यहां हाँ एसिडिक प्रोटॉन भी है, लेकिन एसिडिक प्रोटॉन के लिए क्या होना चाहिए, बेस। बेस ही नहीं तो बेसिक नहीं हुई। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होता है, Cl या कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर तो है लेकिन एसिड ही नहीं है, तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो पाएगी। तो जनरल आपकी बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी। और वी नो दैट बेसिक हाइड्रोलिसिस का जो ड्राइविंग फोर्स सबसे मेनली है वो क्या देखते हैं, HSAB प्रिंसिपल को देखते हैं। या तो इसको देख लेते हैं, या तो वही फिर आपकी बात आ जाती है रेट इज इक्वल्स टू पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर की बात आ जाती है। पाई डोनर वालों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पाई एक्सेप्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर सारे लिगेंड्स तो एक ही जैसे हैं, मतलब पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की तो बात ही नहीं है। यहां पर हम HSAB प्रिंसिपल की लगभग बात कर लेंगे, या यहां पर से HSAB प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। लेकिन HSAB प्रिंसिपल भी यहां सेम ही, मतलब सारे क्लोरीन सारे कोबाल्ट एक ही तरह तो है। मतलब अगर इसको हार्ड बोलोगे इसे सॉफ्ट बोलोगे तो एक ही तरह के सारे हैं, तो HSAB का कोई प्रिंसिपल नहीं। यहां पर आंसर किससे आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से। और स्टेरिक हिंड्रेंस हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। यहां पर जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप कौन सा दिख रहा है, NR3। तो यहां पर से K4 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर K3 हो जाएगा, फिर K2 हो जाएगा, और यहां लीस्ट K1 हो जाएगा। समझ रहे हो। न्यूट्रलिटी के लिए D C AB, न्यूट्रलिटी के लिए
अंजू ने बोला है डी सी ए बी, डी के बाद सी, सी के बाद ए और बी, ये कौन सा लॉजिक है? तो उल्टा कर दिया आपने फिर अंजू। प्रतिमा बोल रहे हैं K4 न्यूट्रल के लिए K4 K3 K2 K1 बिल्कुल सही है। सेकंड वालों के लिए तो सही है। इसमें बोला है R विल डिस्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज मोर रिएक्टिव। ओके ठीक है, सेकंड में तो सबका ही सही आ रहा है। चलिए यहां पर जितने लोगों ने पहले का आंसर जो भी दिया है एक बार सुन लो। यहां पर से हम लोग जब बात करते हैं तो ये कंडीशन किस चीज की फॉलो कर रही है? बेसिक हाइड्रोलिसिस की। अच्छा यहां पर बेसिक लिख दिया क्या? ये न्यूट्रल लिखना, न्यूट्रल लिखना, सॉरी यहां पे गलती से बोल रहा हूं न्यूट्रल लिख दिया है, बोल रहा हूं सॉरी न्यूट्रल और लिखा था बेसिक। ये कैसा है? न्यूट्रल था और ये आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस की वो है। ठीक है, अब यहां पर से अगर आप देखोगे बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होना चाहिए? आपका OH निगेटिव का होना कंपलसरी होना चाहिए, दूसरा एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। तो यहां पर से आप ध्यान से देखोगे इस वाले में तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, NH3 है तो NH3 के पास होता है। यहां पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, एक प्रोटॉन है। यहां पर भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन एसिडिक वाला है। लेकिन यहां पर आओगे तो ये बेसिक हाइड्रोलिसिस का केस नहीं है, ये आपका न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। बिकॉज यहां पर आप लिख लेना न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस बिकॉज absence of प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन, मतलब यहां H प्लस है ही नहीं, एसिडिक प्रोटॉन, अमोनिया से लिंक यहां पर प्रोटॉन नहीं है। अब इसको तो हमको समझ में आ गया है कि यहां पर ये नहीं है तो ये सबसे लीस्ट हो जाएगा। इनमें कौन जीतेगा? तो पहला रीजन तो ये वाला हो जाता है और दूसरा हमें फिर से वही पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट। तो यहां प्रोटॉन भी है और इसमें दो दो R ग्रुप भी है। यहां पर क्या है? सेकंड जो सबसे तेज रेट हो जाएगी वो K3 की हो जाएगी, फिर यहां K2 की हो जाएगी और सबसे लीस्ट K1 की हो जाएगी। क्या हो जाएगा फिर से सुन लो, यहां पर से मेटल है, यहां पर से NHR निगेटिव हो या आपका NR2 निगेटिव हो या NH2 निगेटिव हो, कोई भी हो, ये निगेटिव चार्ज तो सब में है। डिस्टेबलाइजेशन वगैरह जो बता रहा हूं उसको छोड़ो, यहां पर से क्या है, साथ में आप समझने का ट्राई करो कि यहां पर से मान लो NH2 है तो यहां NH3 रहा होगा, यहां NH3 रहा होगा। बट अगर यहां पर से आपका NHR रहा हो तो यहां सारे ही ग्रुप कैसे रहेंगे? NH2R रहे होगा क्योंकि एक इसने प्रोटॉन लूज कर दिया। मान लो ये NHR2 वाला केस है तो कैसा ये क्या बिहेव करेगा? NR2 और यहां पर क्या होगा? NHR2 और NHR2। बताओ कितनी बल्कीनेस है RR ग्रुप की वजह से, अमोनिया के कंपैरिजन में तो ये बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए इसमें यहां पर रेट मैक्सिमम देखने को मिलती है। ये समझ गए होगे, यहां पर से लिख लेना ये वाला स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2R ग्रुप। ये क्या है? बेसिक एज वेल एज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2R ग्रुप। ये हो गया इसके लिए, यहां पर बेसिक एज वेल एज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 1R ग्रुप। ठीक है, और इसके लिए बेसिक ओनली, और ये तो बेसिक भी नहीं है, ये न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। समझ गए होगे, कहानी खत्म कंप्लीट आपकी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल वाले की। ठीक है, चलिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लो। यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट की क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, इसको देखना है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर से ये कैसे डिफाइन होगा कि इंटरमीडिएट हमारा कौन सा है, कहां से? इंटरमीडिएट क्या बना है, ये हमारा डिफाइन कहां से होगा?
कि किस टाइप की रिएक्शन है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग टाइप में अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं। तो दो ही टाइप के इंटरमीडिएट आपने पढ़े हैं। एक कौन सा पढ़ा है, स्क्वायर पिरामिडल बन रहा था, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल या तो बन रहा था, या तो आज के ही लेक्चर में अभी हमने पढ़ा है जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है हमारी स्क्वायर बेसिक हाइड्रोलिसिस में, वो कौन सा है, टीबीपी है। तो या तो टीबीपी बनेगा। तो यहां पर से आपको क्या देखने को मिलता है, ये वाला जो है यहां पर से ऑलमोस्ट रिटेंशन होता है, ऑलमोस्ट रिटेंशन। जिस पोजीशन से आपका लीविंग ग्रुप डिपार्ट करता है उसी पोजीशन पे ही आकर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या लेविस बेस आके अटैच हो जाता है। यहां पे क्या होता है, आप जब इसको पढ़ते हो तो यहां पर रेसमाइजेशन टाइप का कह लो, या रेसमाइजेशन से बेटर है, यहां पर आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है, आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, एक रिटेंशन, और दूसरा इन्वर्जन। अगर दोनों 50-50% हो जाता, यहां पर रिटेंशन के लिए देखोगे तो ये कितना होता है, रिटेंशन होता है प्रोडक्ट में 33.33% और ये होता है 66.66%। ये टेक्स प्लेस किस में होता है, ये वाला न्यूट्रल एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। और अगर आप बात करते हो इस वाले के लिए तो ये किसमें, बेसिक हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, ये कहां होगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस के यही हाल है। ये यहां से आपकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गई। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सब देख लिए हैं। अब जरा एक बार जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से। यहां पर है द रिएक्शन ऑफ COCN का होल 5 Cl3 निगेटिव विद OH फॉलोज ऑर्डर। भाई मतलब ये कहीं ना कहीं कैसी है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है। अब बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर आपके स्क्रीन पर दे दी जाए तो आप ऑर्डर क्या लगाओगे बताइए। अगर आपसे बेसिक हाइड्रोलिसिस दे दिया जाए तो यहां पर 0, 1, 2 और 3 बता दीजिए क्या लगाओगे ऑप्शन। बेसिक हाइड्रोलिसिस में किस तरह का ऑर्डर पढ़ा है आप बताइए, न्यूट्रल और एसिडिक में कैसे पढ़ा था, और इसके बिहाफ पर बता दीजिए फटाफट। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन, मिताली ने बोला सेकंड होगा, बेहतरीन बेहतरीन, ये लीजिए सेकंड आंसर। और बताइए, ओके सोनम ने भी सेकंड बोल दिया है। ओके सुदर्शन ने भी सेकंड बोला है, बहुत बेहतरीन। चलिए अभी समय आ गया है, सब लोग अपने आंसर एक बार मिटा लो, ठीक है, और फिर से एक बार ये जो लेक्चर पढ़ाया है इसको 2 से 3 बार 4 बार और देखने का टाइम आपका आ चुका है। आइए देखिए जो कॉम्प्लेक्स लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर आपको बताया है भाई कि बेसिक हाइड्रोलिसिस को कंप्लीट होने के लिए आपको कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस को फॉलो करने के लिए अब भी आपने सबने आंसर दिया होगा, देखा होगा भाई कि यहां पे दोनों रेट कैसी होंगी, सेम होंगी। अरे मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाने के लिए बोला था कि आप 1 लीटर की जगह 5 लीटर बेस भी डाल दोगे, लेकिन जब तक वहां एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं होगा तो बेस का काम ही नहीं आ पाएगा कुछ। और वो सिंपल बेसिक हाइड्रोलिसिस की तरह नहीं, सिंपल आपका न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस की तरह बिहेव करेगी। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस की तरह बिहेव करेगा तो ऑर्डर कैसा आता है, फर्स्ट ऑर्डर आपका आता है पूरी ओवरऑल रिएक्शन का। मतलब अगर आपसे इसके लिए पूछा जाता, यही तो वहां पे लिखा है, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस की तरह होगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाया तो वो भी आंसर गलत होगा, वो भी गलत होगा। रीजन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है द रिएक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद OH नेगेटिव फॉलोज। अगर खाली कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में पूछा होता या ओवरऑल पूछा होता तो ठीक था। यहां पर क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव।
OH निगेटिव के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, तो भाई यहां पर बेसिक हो ही नहीं रही है। सुनो पहले, न्यूट्रल वाले के लिए लिखते हो तो रेट इज इक्वल्स टू के और कॉम्प्लेक्स लिखते हो, ठीक है। और अगर अभी आपको बेसिक के लिए लिखनी पड़ रही थी तो ये क्या होता, के कॉम्प्लेक्स और यहां पर OH ये लिख रहे थे ना। जल्दी से बताओ, 1 1 1 सब गलत है यहां पर, ध्यान से सुनना भाई, 1 भी नहीं होगा। अगर 1 इसके रिस्पेक्ट में इसको फॉलो कर रहा होता और इसके रिस्पेक्ट में पूछता तब ऑर्डर 1 होता। और अगर ये नॉर्मल यहां पर बेसिक क्योंकि हो ही नहीं रही है, ये न्यूट्रल टाइप की है सर, तो भी ये 1 होता। लेकिन ये पूछ रहा है इस रिएक्शन में OH के रिस्पेक्ट में, तो OH तो RDS में ही नहीं आ रहा है भाई, OH तो RDS में नहीं है। जब आप बात करते हो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस की, वहां तो OH का कोई काम ही नहीं है, और अगर काम ही नहीं, RDS में है ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे आंसर ऐसे ही गलत होंगे जैसा आप सोच रहे हो। सबसे पहले सोचोगे सेकंड ऑर्डर होगी क्योंकि बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे अरे यार सर यहां पर तो एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं था, और एसिडिक प्रोटॉन ना होने की वजह से आप सोचोगे कि ये इतनी रिएक्शन फॉलो हो रही है। यस, इतनी ही हो रही है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन इस ओवरऑल रेट का पूछा ही नहीं था, OH के रिस्पेक्ट में पूछा था, और OH इसका पार्ट ही नहीं है, तो OH के रिस्पेक्ट में आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल रेट पूछा होता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती, और अगर OH के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो आंसर 0 हो जाएगा। तो मार्क कर लेना ऑप्शन ए। जितने लोग अपने दिमाग में चला रहे थे कि यहां पर आंसर C होगा या B नंबर का होगा, वो सब गलत होंगे, लाइन से गलत होंगे, सुन लेना, ठीक है। चलो भाई, शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़िया लगा होगा। देखो फिर वही चीजें हैं कि अगर आप पढ़ोगे और ऐसा नहीं है, फिर देखो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है, सर ये क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, समझ में तो सब कुछ आया लेकिन क्वेश्चन नहीं लग रहा है। क्या आज के ही क्लास में सारी चीजें नहीं डिस्कस की हैं? बस क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सबसे पहला तो आपको यही देखना है, ये तो आप सेकंड ऑर्डर तो किसी भी हाथ पर बता ही नहीं सकते हो। 2 मिनट पहले सेम कॉम्प्लेक्स रिपीट किया है भाई, सेम कॉम्प्लेक्स, और सबने गलत भी किए थे। यहां पर बता रहा हूं लगभग सेम है, और ये भी बता रहा हूं लीटर क्या 5 लीटर 10 लीटर कुछ भी डालोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर तो सोच ही लेते, सेकंड ऑर्डर वाले तो फिर मतलब बिल्कुल ही ऐसे मतलब ऐसे बैठे ही हैं खाली, ठीक है। दूसरी बात अगर है यहां पर से OH के रिस्पेक्ट में पूछा, अगर मान लो एक बार फर्स्ट ऑर्डर भी लगाते तो चलो समझ में आता है कि यहां पर खाली आपने ये चीज नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप यहां इसको देखने के बाद OH को देखा और तुरंत सेकंड लगा रहा हो, वो तो फिर बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए फिर भी यहां पर ऑप्शन ए आप मार्क कर लेना, समझ में आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह बेहतरीन, जो हमारे क्वेश्चन से थोड़ा अभी जो हमने पढ़ा उससे भी थोड़ा हटके हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी चीजें आपको मैंने डिस्कस की, बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, जिसके भी आंसर गलत हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके सही हुए हो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अब, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर बेस हाइड्रोलिसिस। अगर आप देखोगे तो रिसेंट ट्रेंड में जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं CSIR नेट में, इस बार अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आ रखे हैं कि मतलब अगर उसने कहीं ना कहीं OMC से ही पूछा तो OMC से डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं है कि यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन किस कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा है, बस आपका आंसर लग जाए। जैसे इस बार केमिकल बॉन्डिंग का MOT का क्वेश्चन आया था, उसमें 4 स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, 4 स्टेटमेंट आई थी, जिसमें से आपका 2 या 3 सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से थी, एक किसी दूसरे मॉलिक्यूल से थी। मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का MSQ टाइप का, ये है तो MSQ ही यार एक। आप खुद सोचो, यहां पर ऑप्शन ए में क्या दिया है ABC, बी में दिया है BCD, और सी में दिया है ओनली बी, और डी में दिया है AND। तो अगर आपको चारों स्टेटमेंट 100% सही नहीं आ रही है तो इसमें भी आप मार्क नहीं कर सकते हो। लेकिन MSQ और इसमें थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, कई बार अगर जो चीज आप 100% आती है तो 1-2 ऑप्शन थोड़े से ज्यादा अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो एज कंपेयर टू MSQ, वहां पर आप
नहीं कर पाते हो, यहां पर थोड़े बहुत एलिमिनेट होते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो यहां पर से डायरेक्ट आंसर सुन लो क्या होता है। जब ये आप बनाते हो ना कॉम्प्लेक्स, यहां पर से जो पहला कॉम्प्लेक्स बना है, आप अपने कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा, आगे जरूर काम आएगा। यहां पर Cl है और यहां पर से देखो इसके ऊपर क्या है, ये ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है। और यहां पर से अगर आप देखोगे कोबाल्ट के लिए और सारी, तो EN नहीं लिख रहा हूं, EN अपने आप लगा लो, ये है ना, इनका कोई मतलब नहीं जब दोनों में सेम है। यहां पर एक Cl है और एक ये Cl है। ध्यान से देखो ये कैसा ग्रुप लगा है, यहां पर से ये कौन सा ग्रुप लगा है, ये एक्सेप्टर टाइप का है। होगा क्या, रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एंड दिस इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो होता क्या है, यहां पर से जो ये NO2 ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप कैसा होता है, पाई एक्सेप्टर होता है। तो पाई एक्सेप्टर होने की वजह से यहां पर से कहीं ना कहीं ये जो इसके ऊपर चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटॉन से बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए पूछ रहा है। देखो बेस हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा क्या बनता है, आज ही बताया था, कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद अगर मान लो वहां से जो चार्ज है, चार्ज को मतलब यहां पर से ओवरऑल आप ऐसे समझो, मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो क्या कर लेगा, ये खींच लेगा। और अगर इधर से खींचेगा तो मैंने क्या कहा था, रेट पाई एक्सेप्टर के इनवर्स रिलेशन होती है और पाई डोनर के डायरेक्ट रिलेशन होती है। क्लोरीन कैसा होता है, एज ए पाई डोनर होता है और ये पाई एक्सेप्टर होता है। तो इसके लिए तो रेट डिक्रीज करेगी, लेकिन इसके लिए रेट इंक्रीज करेगी, ये याद रख लेना। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है रेट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, मतलब नॉर्मल के एक्सपेक्टेड में ये स्लोअर होगी। तो स्लोअर किसके लिए होगी, इसके लिए तो स्लोअर होगी, लेकिन इसके लिए फास्टर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, स्टेटमेंट पहली गलत हो जाएगी। चीलेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही बात है। चीलेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस आप ऐसे समझ लो, अभी हमने देखा है, जैसे आपने खुद आंसर किया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देख लो डायरेक्ट जो लिखाया है उसी को देख लो, ये वाला यहां पर से लिखाया है, ये देखो, बेसिक एज वेल एज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ टू आर ग्रुप। तो ये ज्यादा रेट है एज कंपेयर टू वन ग्रुप और एज कंपेयर टू जिसमें हिंड्रेंस नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी हो जाती है आपकी, बिल्कुल फिट बैठ जाती है। फिर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ OH निगेटिव कंसंट्रेशन। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां जो ग्रुप गिवन है ना, यहां पर से आपके पिरिडीन ग्रुप है, पिरिडीन मतलब नाइट्रोजन और ये वो, इसके पास प्रोटॉन नहीं है। और दूसरी बात, मतलब यहां स्टीरियो मेंशन नहीं है, आप यहां पे भी अगर आप लगाओगे ना, तो यहां पर इसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इसलिए अरे यार, पिरिडीन तो देखा है ना, पिरिडीन के यहां नाइट्रोजन के पास क्या होता है, खाली लोन पेयर होता है, और खाली लोन पेयर होगा तो एसिडिक प्रोटॉन है नहीं। तो यही तो कहानी साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स के साथ थी जो सबसे पहले क्वेश्चन में था, COCN का होल 5Cl। वहां पे बेसिक हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुई, क्योंकि साइनाइड के पास एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है। तो एसिडिक प्रोटॉन तो ना ही तो पिरिडीन के पास है और ना ही Cl के पास है, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस तो होगी नहीं। और बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो फिर से वही चीज कि इंडिपेंडेंट ऑफ OH हो जाएगा। जो रेट हो जाएगा यहां पर, रेट किसके बराबर हो जाएगा, K और कॉम्प्लेक्स का। जब इस रेट के ऑर्डर में जो आप इक्वेशन लिख रहे हो, इसमें OH है ही नहीं, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर भी बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ OH। तो आंसर ये सही हो जाएगा। द चार्ज इफेक्ट इनहेंसेस द रिमूवल ऑफ लेबाइल लिगेंड फ्रॉम द एमिडो कॉम्प्लेक्स। यस, अब भी बताया है आज के ही उसमें डिटेल में। ये रहा चार्ज, ये जो निगेटिवली चार्ज है ये पुश करता है, असिस्ट करता है, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी को इनहांस करता है। समझ गए होगे गाइस। तो यहां पर से आंसर BCD ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे B में सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वैसे तो मैं होमवर्क दे सकता हूं, यहां पर से अगर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बेस हाइड्रोलिसिस। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें तो आपका MCQ ही है, इसको आप अपना बता दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगले वाले आने वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लास्ट वाले लेक्चर का ये आंसर था, ठीक है, ये आंसर था, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली यहां पर से ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, तो इस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जिससे हमें भी पता चल जाए कि आपको जो इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि कुछ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल जो अभी पीछे पढ़ के आओ, मोस्टली वही चीजें हैं, वही वहां पर कंपाइल कर दिया गया है। डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।